तो हेलो दोस्तों। आरके लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम है राहुल राज, जो कि आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो भारत सरकार है वो कहाँ कहाँ से ऋण लेती है। क्योंकि आज तक केवल आपको यह पता था कि अगर आप लोन लेते हैं तो आपको यही पता होगा कि आप लोन कहाँ कहाँ से लेते हैं। बैंक से लेते हैं, साहूकार से लेते हैं, ठीक है, या किसी सोसाइटी से लेते हैं। तो आपको ये पता होगा कि हम बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, और बैंक होता है जो वो लोन लेता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि भारत सरकार भी ऋण लेती है, भारत सरकार भी उधार लेती है। अगर आपको ये बात नहीं पता कि भारत सरकार भी ऋण लेती है और कहाँ कहाँ से ये ऋण लेती है, ये बातें आपको नहीं पता है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, देखते रहिए। इस वीडियो में आज हम यही चर्चा करेंगे जो हमारी भारत सरकार है वो ऋण कहाँ कहाँ से लेती है, ठीक है, वो उधार कहाँ कहाँ से लेती है। हम उन्हीं के बारे में जानेंगे और इसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर किए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन से मिस ना रहना पड़े। ठीक है। लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि औरों को भी पता चल सके जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो भारत सरकार है हमारी, वो 3 तरीकों से रुपए उधार लेती है। ठीक है। पहला है नई करेंसी छाप कर। ठीक है। मतलब कि जब भी भारत सरकार को ऋण लेना होता है, उधार लेना होता है, तो वो क्या करती है कि नई करेंसियाँ छपवा देती है, नए नोट छपवा देती है। ठीक। और दूसरा तरीका है देश के अंदर ही उधार लेकर। जो इंडिया गवर्नमेंट है, अगर ये उधार लेना चाहती है, ये अपने देश के अंदर भी तो उधार ले सकती है। तो देश के अंदर जिसे हम आंतरिक उधार कहेंगे। ठीक है। देश के अंदर उधार लेना आंतरिक उधार कहलाता है। और तीसरा क्या है, विदेश से उधार लेना। विदेशों से उधार लेना मतलब कि अन्य देशों से उधार लेना। अन्य देशों से उधार लेने को हम कहते हैं बाहरी उधार। ठीक है। इसको देश के अंदर से जब उधार लेती है सरकार तो वो इंटरनल होता है, और जब देश के बाहर लेती है तो वो एक्सटर्नल बोरो कहलाता है। ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे कि भारत सरकार उधार ऋण लेती है। आइए अब आगे चल के इन तीनों के ऊपर करके चर्चा करते हैं कि इन तीनों ही प्रकारों से भारत सरकार किस तरीके से ऋण लेती है। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला देख लेते हैं नई करेंसी छाप कर। नई करेंसी छाप कर है जो सरकार कैसे उधार लेती है। ठीक है। अगर सरकार को अधिक मुद्रा की जरूरत होती है तो वह रिजर्व बैंक को आदेश देती है कि इतनी मात्रा में नई करेंसी छापो और सरकार को दे दो। ठीक है। मतलब कि जब सरकार को ज़्यादा मात्रा में मुद्रा की जरूरत होती है तो वो रिजर्व बैंक आरबीआई को बोलती है कि नई करेंसियाँ छाप दे, और बता देती है उनको कि कितनी मात्रा में करेंसियाँ छापनी है, कितने नए नोट छापने हैं। और फिर वो छापने के बाद सरकार उनसे वो नोट उधार, वो पैसे उधार ले लेती है। ठीक है। इस प्रकार से इस प्रकार सरकार के पास ज़रूरत के हिसाब से रुपया आ जाता है। ठीक है। इस तरीके से सरकार को जितनी ज़रूरत होती है पैसों की, उतनी नए नोटों को छपवा कर वो ले लेती है उधार। ठीक है, आरबीआई से। लेकिन यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि इस प्रकार से पैसा जुटाना देश के लिए ठीक नहीं है। ठीक है। अगर आप इस तरीके से पैसा इकट्ठा करते हैं, इस तरीके से ऋण लेते हैं, तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि देश में मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। ठीक है। मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, इसका मतलब है कि चीज़ें महंगी होने लगती हैं। ठीक है। अभी फिलहाल में जब हमारे डिमोनेटाइजेशन हुआ था भारत में, ठीक है, तो क्या हुआ था, उससे सारी चीज़ों के रेट महंगे हो गए थे। ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से अगर कोई सरकार नए नोटों को छपवा कर उधार लेती है तो उससे क्या होता है कि मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, जिससे कि चीज़ें महंगी हो जाती है। ठीक है। तो ये तो था पहला, जिससे कि भारत सरकार उधार लेती है। अब देख लेते हैं अगला, घरेलू स्रोतों से उधार मांगना। यानी कि एक देश के अंदर से उधार कैसे लेते हैं, घरेलू स्रोत। ठीक है। इस कदम के अंदर भी सरकार रिजर्व बैंक से उधार मांगती है। ठीक है। जो पहला स्रोत था उसमें भी रिजर्व बैंक से ही उधार लेती थी, और जो दूसरा है एक देश के अंदर से उधार मांगना, यानी घरेलू स्रोतों से उधार मांगना, इसमें भी रिजर्व बैंक से ही उधार मांगती है। लेकिन नई करेंसी नहीं छापे जाते इसमें। ठीक है। पहले क्या था कि पहले वाले में तो नई करेंसी छपवा के ले लेती थी, इसमें नई करेंसी नहीं छापी जाती। तो कैसे लेते हैं फिर? इसमें सरकार रिजर्व बैंक के पास पहले से मौजूद रुपया ही उधार मांगती है। इसमें क्या करती है सरकार कि रिजर्व बैंक के पास पहले से जो पैसा है वो उन्हीं पैसों को उधार मांग लेती है। ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट बैंकों, सरकारी बैंकों से भी उधार लेती है। ठीक है। इसके अलावा सरकार चाहे तो प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक इनसे भी उधार
ले सकती है। ठीक है। सरकार बाजारों से दीर्घकालिक यानी कि दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म और अल्पकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म पूंजी कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल और शॉर्ट टर्म कैपिटल जुटाने के लिए कई तरीके के बॉन्ड्स, बॉन्ड्स तो आपने अच्छे से सुना होगा। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ में, म्यूचुअल फंड्स हो गया, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में अगर आप करते हैं तो इन आराम से आपने बॉन्ड्स के नाम सुने होंगे। बॉन्ड्स जारी करती है। ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल और अल्पकालीन पूंजी जुटाने के लिए क्या करती है, सरकार बॉन्ड्स जारी करती है और इन बॉन्ड्स को जनता खरीदती है, पब्लिक, प्राइवेट और सरकारी बैंकों से खरीद लेती है। ठीक है। और अन्य सरकारी दफ्तरों से भी इसको खरीद लिया जाता है। इससे क्या होता है, ये बॉन्ड्स खरीदने से क्या होता है, मान लीजिए सरकार ने बॉन्ड्स जारी कर दिया, ठीक है, और आपने उसे खरीद लिया उस बॉन्ड को। ठीक है। जैसे म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट कर दिया, एक तरीका मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो जब आपने इन्वेस्ट किया तो वो पैसा कहाँ गया, वो पैसा सरकार के पास गया। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जुटाया गया उधार आंतरिक स्रोत से लिया गया उधार कहलाता है, मतलब आंतरिक स्रोत उधार कहलाता है। ठीक है। आंतरिक उधार, इस तरीके से जितने भी पैसे इकट्ठे होते हैं सरकार के पास, उनको आंतरिक स्रोत से लिया गया उधार कहता है, कहा जाता है। ठीक है। तो घरेलू स्रोतों से उधार सरकार कैसे मांगती है, आरबीआई से ले लेती है, बैंकों से उधार ले लेती है, या फिर बॉन्ड्स जारी करती है और उनसे जो पैसा आता है वो इकट्ठा कर लेती है, जिसे कि हम आंतरिक उधार कहते हैं। ठीक है। तो ये था दूसरा कि घरेलू स्रोतों से उधार कैसे लेती है सरकार। अब तीसरा देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से उधार कैसे लेती है, मतलब कि बाहरी देशों से उधार कैसे लेती है, एक्सटर्नल बोरो। ठीक है। इस स्रोत से सरकार अपने मित्र देश, जैसे कि भारत के मित्र देश कौन से हैं, अमेरिका, जापान, कनाडा, रूस इत्यादि। ठीक है। तो ये सारे जो भारत के मित्र देश हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, मित्र देश से ले लेती है, या तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था जितनी है, जैसे कि विश्व बैंक समूह। ठीक है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, तीसरा एशियाई विकास बैंक एडीबी, आईएमएफ। ठीक है। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक एआईआईबी से ऋण लेती है, या तो अपने पड़ोसी देशों से, ठीक है, अपने मित्र देशों से उधार लेगी, या तो जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं जैसे कि विश्व बैंक समूह, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ठीक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक जिसे बोलते हैं एडीबी, तो इन तरीके के बैंकों से क्या करती है सरकार, ऋण लेती है। ठीक है। इन स्रोतों से ऋण मुख्य रूप से आधारभूत संरचना के विकास के लिए ऋण लेती है। ठीक है। इन चीज़ों से जब ऋण लेती है तो उसका उद्देश्य होता है, जब आप इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से उधार लेते हैं तो उसका कोई ना कोई हमारा क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है उस ऋण को लेने का। क्या हो सकता है वो, जैसे कि शिक्षा अभियान के लिए ले लिया, ठीक है, नदी विकास, जैसे कि अभी हमारे यहाँ स्वच्छ गंगा का मिशन चल रहा है उसके लिए, स्वच्छता मिशन के लिए ले सकते हैं, बिजली, सड़क आदि के लिए ले सकते हैं। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए अगर आप ऋण लेना चाहें तो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल स्रोतों से उधार ले सकते हैं। और इसमें कौन कौन से स्रोत हैं इंटरनेशनल के, या तो खुद के मित्र देश हों, जैसे कि इंडिया के मित्र देश हैं अमेरिका, जापान, कनाडा, रूस, इन सबसे अगर इंडिया चाहे तो उधार ले सकता है, या इनके अलावा विश्व बैंक समूह, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ठीक है, एशियाई विकास बैंक, इन सारी संस्थाओं से ऋण लिया जा सकता है। ठीक है। तो तीसरा स्रोत ये है जिससे कि भारत सरकार ऋण उधार लेती है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि भारत सरकार कहाँ कहाँ से कैसे कैसे और क्यों ऋण लेती है। ठीक है। इस प्रकार के ऋण का सबसे बड़ा घाटा यह है कि सरकार को इस प्रकार के ऋणों को चुकाने के लिए डॉलर, पौंड और यूरो जैसी मुद्राओं में ऋण के साथ साथ मूलधन का भुगतान करना पड़ता है। ठीक है। अगर आप बाहर के देशों से ऋण लेते हैं तो क्या होता है कि बाहर के देशों की करेंसी अलग अलग होती है, जैसे अमेरिका की है डॉलर, और की पौंड होती है, कुछ की यूरो होती है, सबकी अलग अलग करेंसी होती है, जैसे इंडिया की रुपया है। ठीक है। इस प्रकार से सबका अलग अलग होता है। तो इसमें जब आप ऋण ले लेते हैं तो जब ऋण को हम शुद्ध समय तो वापस करते हैं, पता है आपको। ठीक है। तो जब हम ऋण देते हैं तो उसके साथ जो हमें उसका शुद्ध उसका ब्याज देना पड़ता है, तो वो ब्याज भी डॉलर में देना पड़ता है। और आपको पता है कि डॉलर के आगे रुपए की कितनी कम कीमत है। ठीक है। $1 में 80 या 85 रुपए की कीमत चल रही है, शायद कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन शायद इतनी चल रही है।
तो अगर आप वहाँ से $1 का ऋण लेते हैं तो $1 तो आपको देना देना है, उसके साथ उसका जो उसके ऊपर ब्याज होगा वो भी आपको डॉलर में ही देना पड़ेगा। तो ये जो ब्याज के रूप में हमें भुगतान करना पड़ता है वो महंगा पड़ता है सरकार को, ठीक है। क्योंकि अगर खुद के देश से लिया होता तो वो तो रुपए का रुपए में दे दिया जाता है, लेकिन जब बाहर से लिया है, ठीक है, तो हमें डॉलर में देना पड़ेगा। और $1 की कीमत आपको पता है 85 रुपये है लगभग, है। तो इसीलिए जो इस पे होता है ये इंटरनेशनल जो ऋण होते हैं ये बड़े महंगे पड़ते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, जिससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो जाता है। आपको पता है कि हर देश का विदेशी मुद्रा भंडार होता है जहाँ पर वो विदेशी मुद्राएं इकट्ठा करती हैं और वो इसीलिए करती हैं, ठीक है, कि किसी से हमने ऋण लिया तो उसका जब ऋण वापस करना होगा हमें तो विदेशी मुद्रा से हम उसका ऋण वापस कर सकते हैं, उसके ऋण का भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यह ध्यान रहे कि भारत सरकार अपनी कुल आय का 18 से 19% हिस्सा केवल ऋण भुगतान के रूप में खर्च करना पड़ता है। मतलब जो भारत सरकार है ये अपनी जो भारत सरकार की कुल आय है उसमें से 18 से 19% हिस्सा वो केवल ऋण भुगतान के रूप में खर्च करती है, ठीक है। अगर 10 करोड़ रुपए भारत की कुल आय है, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, 10 करोड़ रुपए भारत की कुल आय है तो उसमें से 19 से 18% वो केवल ऋण का भुगतान करने में ही खर्च हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि भारत सरकार है वो कैसे कैसे ऋण लेती है, किन किन से ऋण लेती है और क्यों ऋण लेती है, ठीक है। और ऋण कब लिया जाता है, या तो किसी देश में आर्थिक मंदी आ जाए, जैसे कि अभी श्रीलंका का फिलहाल आर्थिक मंदी घोषणा कर दी गई है वहाँ पर आर्थिक मंदी का, ठीक है। तो आर्थिक मंदी आ जाए या कहीं पर किसी देश में युद्ध छिड़ जाए, ठीक है, या कोई और हो जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो इन सभी चीज़ों से निपटने के लिए हमें ऋण लेना पड़ता है, ठीक है। या तो किसी देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाए, हैं, जैसे इंडिया की फिलहाल अर्थव्यवस्था खराब चल रही है, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था खराब चल रही है, तो ये चाहें तो दूसरे देशों से ऋण ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें ऋण की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हम इन 3 माध्यमों से ऋण ले सकते हैं। भारत इन 3 माध्यमों से ही ऋण लेता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय सरकार किन किन से ऋण लेती है और क्यों लेती है, ठीक है, और उसका निपटारा फिर कैसे किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आज की वीडियो से आप कुछ नया सीखने को मिला हुआ, आपको आप बहुत हद तक आप कुछ नया सीख पाए होंगे। अगर वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सेट कर ले ताकि किसी भी नोटिफिकेशन से मिस ना रहें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में जो बातें मैंने आपको बताई कि आपको पहले से पता थी कि भारत सरकार किन 3 माध्यमों से ऋण लेती है। अगर पता थी तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इन बातों को नहीं जानते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपके साथ अगले टॉपिक के साथ दोबारा मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।